स्वयं प्रभा टीटीएच चैनल में के इग्नू में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीना सिंह आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ BECC 101 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत उत्पादन फलन के प्रकार से संबंधित और उनसे संबंधित अन्य अवधारणाओं के संबंध में डिस्कस करने के लिए। जैसा कि पिछले लेक्चर में उत्पादन फलन के प्रकार, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित कई पहलुओं पे हमने चर्चा करी। अल्पकालीन उत्पादन फलन में हमने जैसा कि स्थिर साधनों के बारे में चर्चा करी, परिवर्तनशील साधनों के बारे में चर्चा करी। वहीं दीर्घकालीन उत्पादन फलन के स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों ही साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसा कुछ चर्चा के रूप में किया। इनमें कितने कारक परिवर्तित हुए, पिछले लेक्चर में सिर्फ एकमात्र कारक में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा हमने करी। आगे बढ़ते हुए पिछले लेक्चर की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते चलते हैं। जैसा कि हमने उत्पादन फलन की विशेषताओं या स्वभाव के बारे में चर्चा की थी, भौतिक मात्रा जोड़ उत्पादन की भौतिक मात्रा दोनों उत्पादन के साधनों को मूल रूप से संबंधित है और यह उसके एक प्रमुख फीचर्स में से आते हैं। उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग समस्या है, आर्थिक समस्या नहीं है, यह भी हमने चर्चा करी है। निश्चित समयावधि के बारे में बताती है, तकनीकी संबंधी एवं तकनीकी ज्ञान के बारे में बताती है। अंतिम उत्पादन में उत्पादन के साधनों का संयुक्त उपयोग किया जाता है, यह उत्पादन फलन की एक प्रमुख विशेषताओं या स्वभाव में से है। प्रतिस्थापन की संभावनाओं को स्वीकार करना, यह एक प्रमुख साधन है। उत्पादन फलन का एक निश्चित समय अवधि से संबंध होता है। अगर हम उसके मान्यताओं के फिर से देखें तो तकनीकी ज्ञान के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। फर्मों द्वारा सर्वश्रेष्ठ तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं। उत्पादन साधन छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, इनटू स्मॉल यूनिट्स। उत्पादन के साधनों की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। उत्पादन के साधनों की कीमतें स्थिर होती है। यह सब उत्पादन की मान्यताएं हैं जिनको हमने पिछले अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। उत्पादन के नियम या उत्पत्ति के नियम, प्रतिफल के नियम या उत्पत्ति के नियम, यह एक अहम नियम निकलकर सामने आए जो उत्पादन फलन को विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करते हैं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जिसको उत्पत्ति वृद्धि का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न जिसको उत्पत्ति समता का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जिसको कि उत्पत्ति ह्रास का नियम कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्री इन तीनों नियमों को एक ही नियम मानते हैं क्योंकि यह तीनों नियम कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंधित हैं और पूर्ण रूप से आपस में मिले हुए हैं। इनको हम परिवर्तित अनुपातों का नियम भी कहते हैं, जिसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहा जाता है और लॉ ऑफ रिटर्न टू द फैक्टर्स कहा जाता है। ये तीनों अवस्थाएं, स्टेजेस, यह मानते हैं कि यह सब एक ही नियम है जिसको परिवर्तन अनुपातों का नियम कहते हैं। चलिए थोड़ा विस्तृत रूप से थोड़ा सा फिर से समझते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ रिटर्न टू द फैक्टर्स, परिवर्तन अनुपातों के नियम या उत्पत्ति ह्रास का नियम क्या है। यह वह नियम है जो उत्पादन के एक परिवर्तनशील जैसे श्रम एवं उत्पाद के बीच के संबंध का अध्ययन करता है। उत्पाद के एक स्थान को स्थिर रखते हुए, जैसे कि भूमि, उसमें परिवर्तन अनुपातों का नियम कहते हैं। इसमें एक परिवर्तनशील अनुपात साधन जो है वह सिर्फ एक श्रम है, बाकी सारे ही अनुपात जितने भी हमारे साधन है वह सब स्थिर है। तो इस नियम को हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं और संभवतः यह अल्पकालीन अवधि से ही संबंधित होता है, उसी के प्रयोग में किया जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है वह अल्पकालीन में केवल एक ही साधन को परिवर्तनशील रख सकती है, बाकी अन्य साधनों को उसको नियमानुसार स्थिर ही रखना होगा, ताकि होने वाले बदलाव शॉर्ट रन में बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे नहीं किए जा सकते हैं। यह परिभाषाएं इंग्लिश मीडियम में आप
सैमुअल्सन की किताब में पढ़ सकते हैं, स्टिगलर, बेनहम, और हिंदी मीडियम में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और स्टिगलर ने भी अपनी किताबों में इसका बहुत अच्छे से इसकी मान्यताओं का, इसके नियम का वर्णन किया है। एजम्पशंस को अगर हम माने, शॉर्ट टर्म एजम्पशन जिसमें कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नियम को, परिवर्तनशील नियम को, एक साधन के परिवर्तनशील नियम को विस्तृत किया गया, तो उसकी सबसे पहली मान्यता यह है कि यह मान लिया जाता है कि उत्पाद विधि और प्रौद्योगिकी ज्ञान इत्यादि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसमें यह भी माना जाता है दूसरे नियम में कि उत्पादन मात्रा से ही संबंध है, ना कि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य से। मूल्य कहीं ना कहीं यानी प्राइस और प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। यह नियम इस मान्यता पर भी आधारित है कि उत्पादन साधनों को कम परिवर्तनशील साधनों की छोटी समान इकाई में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। वही वेरिएबल फैक्टर्स ये मानता है कि इज टू बी इक्वल, जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स है जो परिवर्तनशील साधन है वो एक कार्य कुशल मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार वो कुशल है, अगली बार वो कम कुशल है। तो ये परिवर्तनशील पूर्ण रूप से कुशल है, कार्य कुशल है, यह हम मान के चलते हैं। यह नियम उस समय लागू होता है जब एक साधन स्थिर होता है और एक साधन केवल परिवर्तनशील किया जा सकता है हो, या कम से कम एक ही साधन परिवर्तनशील हो। तो यह इसकी मान्यताएं हैं। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के जरिए यहाँ तीनों ही फैक्टर्स को दिखाया गया है। टोटल प्रोडक्ट ये बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल है, या इंक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल एंड देन डिमिनिशिंग रिटर्न टू द स्केल। यह फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स और टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट के अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से, और ये टेबुलर फॉर्म में तीनों अवस्थाओं को यहाँ पर विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया गया है। अगर हमको कैलकुलेट करना चाहें या जोड़ना घटाना चाहें तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि टोटल आउटपुट विद द हेल्प ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड लैंड वेरिएबल्स को टोटल प्रोडक्ट कहते हैं हम। वहीं कहीं ना कहीं एवरेज अगर हम निकालना चाहते हैं तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय श्रम, यानी कि लेबर जितना भी लगता है, तो 25 इसकी मात्रा यहाँ पे एक कैलकुलेट करके दिया हुआ है, जबकि टेबल्स में पूरे सारे के सारे कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। चेंजेस इन द प्रोडक्ट विद व्हेन एडिंग टू द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, उत्पादन की परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कितना अतिरिक्त उत्पादन होता है, या उत्पादन में क्या परिवर्तन आया है, यह हमको दोनों के बीच के एक होने वाले डिफरेंस समझ में आता है। तो उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं, और यह मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो प्रोडक्शन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसी मार्जिनल यूनिट्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट आगे प्रोड्यूस होना है या नहीं होना है। तो सीमांत उत्पादन की बहुत अहम भूमिका होती है। जहाँ सीमांत उत्पादक बढ़ता हुआ होता है वहाँ व्यवस्थाएं हमेशा बढ़ती हुई क्रम में दिखाई जाती हैं। जहाँ सीमांत उत्पादक स्थिर हो जाता है वहाँ आप देख सकते हैं 20, 10 और 0 का सीमांत उत्पादक है, वहाँ कहीं ना कहीं कंपनी में उतनी कुल उत्पादक तो बढ़ता है पर एवरेज कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगता है। और वहीं अगर सीमांत उत्पादक, कुल उत्पादक को हम फिर भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वेरिएबल इनपुट्स को फिर भी हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो सीमांत उत्पादक माइनस में चला जाता है। और थर्ड अवस्था जिसको कि हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल कहते हैं। यह सारी अवस्थाओं के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अवस्थाएं 1, 2 और 3 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से पहले बढ़ते हुए दर में बढ़ रहा है, पश्चात घटते हुए दर पे बढ़ रहा है। फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल। सीमांत उत्पादन इंक्रीजिंग रिटर्न टू द हाईएस्ट पॉइंट एंड देन डिक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल। औसत उत्पादन जो है यह बढ़ता हुआ अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है और इस बिंदु पर एमपी के बराबर हो जाता है, जहां पे एपी इज इक्वल्स टू एमपी हम कह सकते हैं। वह लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है और सभी बिंदु कहीं ना कहीं बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, इसलिए इसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल यानी कि बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम कहते हैं। वही द्वितीय अवस्था अगर हम देखें जो कि एफ से जी तक है, ये एफ बिंदु से लेके जी तक की बिंदु है। यहाँ पे दूसरा स्टेज यहाँ भी दिखाया गया है जो कि आर बिंदु से लेके एस बिंदु तक के बीच की अवस्था है। इसमें अगर हम देखें कि तीनों में कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन व औसत उत्पादन में क्या परिवर्तन हो रहा है,
तो यह घटती हुई दर पर बढ़ते हुए अधिकतम बिंदु तक पहुंचता है, यानी कि रीचिंग हाईएस्ट पॉइंट फॉर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल। कई बार ये सवाल उठता है कि इसे डिक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल क्यों कहा जाता है। वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन चूंकि बाकी सारी चीजें डिक्रीज हो रही हैं तो उसको हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल कहेंगे। वह दर उस स्पीड से बढ़ता हुआ नहीं होता है उस बिंदु तक जो कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल कहला ले। तो रेट इज डिक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग वाइल रीचिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट। अधिकतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वह घटती हुई दर से बढ़ते हुए अधिकतम बिंदु तक पहुंचता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घटते हुए शून्य हो जाता है, जीरो की तरफ आ जाता है सीमांत उत्पादक। अगर हम एफ से जी तक के बिंदु को के बीच का वो देखें, रीजन देखें, एरिया देखें, अधिकतम होने के पश्चात घटना आरंभ हो जाता है, यानी कि ये मैक्सिमम होने के बाद यहाँ से नीचे ये घटता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है। तो यह जी एफ से जी पॉइंट के बीच की बात है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मार्जिनल प्रोडक्ट एपी जो है वो बढ़ता है और इसके बाद से ही घटना शुरू हो जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच करके एवरेज यानी कि औसतन उत्पाद जो है वह घटने लगता है। मार्जिनल पॉइंट इसी जगह पर दोनों बराबर होते हैं, एपी इज इक्वल्स टू एमपी, यानी कि सीमांत उत्पादक और औसत उत्पादक बराबर होते हैं आर पॉइंट पे। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम औसत उत्पाद को देखें तो वो घटना जारी रखता है, बिल्कुल निगेटिव नीचे की तरफ अधिकतम होने के पश्चात घटना आरंभ कर देता है। इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। डिमिनिशिंग का वर्ड जो आया वो घटते हुए प्रतिफल के बारे में बताता है, इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से जानते हैं। और तीसरी अवधि जी के बाद होती है, थर्ड स्टेज जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ जी के बाद जो तीसरा स्टेज होता है, यहाँ पर कुल उत्पाद जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ घटने लगता है, औसत उत्पाद भी घट जाता है और वही हमारा जो सीमांत उत्पाद है वह ऋणात्मक रहता है, यानी कि रिमेन निगेटिव हो जाता है। इसीलिए इसको हम ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था यानी स्टेजेस ऑफ नेगेटिव रिटर्न कहते हैं। तो यह सारी चीजें हमने अल्पकालीन अवधि में देखा। प्रॉपर्टीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको कॉप डगलस लॉज के बारे में के नाम से जानते हैं। आगे हम जब और भी प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ दीर्घकालीन अवस्था में जब दो वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे तो इसको ये फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस प्रॉपर्टी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। हमारा एल के इसमें दो प्रोडक्ट जो है वो बराबर बदलाव कर रहे हैं, तो डेल्टा डी क्यू अपॉन डेल्टा डी एल एंड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा के। तो दो प्रोडक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ को डिफाइन करने के लिए कहीं ना कहीं हमको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के एक के बदले दूसरा किस तरीके से बदल के हम बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट दिए गए हैं। तो इसको हम फिर से एक बार और चर्चा में लाएंगे जब हम परिवर्तनशील लागत के दो वेरिएबल्स की चर्चा करेंगे तब। तो लॉज डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉज ऑफ रिटर्न टू द स्केल हमने डिस्कस कर लिया। एक बार फिर से इस टेबल पे नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आईआर के टेबल में यहाँ तक जो है ये कैप्शंस, ये जो एरिया दिया गया है वो कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग रिटर्न है। यहाँ से यहाँ तक का बिंदु जो है वो डिक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न है और उसके बाद वाला बिंदु जो है नेगेटिव रिटर्न है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जो है प्रोडक्ट की बहुत अहम क्वालिटी होती है, जिसमें कि बहुत सारे कारण समझ में आते हैं कि क्या है। लेबर को चूंकि डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्वांटिटी फिक्स होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द फैक्टर की इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ द स्केल जो है वो बढ़ते हुए क्रम को कहा जा रहा है। डिमिनिशिंग इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं फिक्स फैक्टर में स्कैर्सिटी आने लगती है, हरास हो जाता है। अगर कोई मशीन फिक्स फैक्टर है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। इंडिविजुअल जो फिक्स फैक्टर्स है उनकी डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती, उनको हम बांट नहीं सकते क्योंकि हम लगातार एक ही फैक्टर यानी कि लेबर बढ़ा रहे हैं अल्पकालीन अवधि में। लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि बहुत कमी होती है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता हमको कई बार, और इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए नेगेटिव रिटर्न और अन्य रिटर्न टू द स्टेजेस को दिखा सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव रिटर्न के पीछे बहुत बड़ी जो है वो रिस्पॉन्स होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो मार्जिनल और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो अचानक नेगेटिव हो जाते हैं।
इसके कई बहुत बड़े अहम कारण हैं जिसपे कंपनियां समय से समय बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है कि कहीं कंपनी निगेटिव रिटर्न की तरफ तो नहीं जा रही है अल्पकालीन में। यानी कि एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर्स, जैसा कि कहानी सुना कि बहुत सारे लोग अगर एक जगह इकट्ठा हैं तो वो काम बिगड़ता है। तो वेरिएबल फैक्टर्स हमारा क्या है, लेबर है। कहीं ना कहीं हम लेबर को बढ़ा, और बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा अगर लेबर इकट्ठा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे उनमें वो काम की क्षमता नहीं रहेगी, हमें वो रिटर्न नहीं दे पाएंगे जो वो पहले दे रहे थे। इनएफिशिएंसी जो होती है, फिक्स फैक्टर हमारे हैं, जैसे लैंड है या मशीन्स हैं या आपके टेक्नोलॉजी है, ये सब फिक्स फैक्टर्स हैं और वो सभी इनएफिशिएंट हो सकते हैं एक समय के बाद। अल्पकालीन 6 महीने के बाद नई चीज आगे चल के पुरानी भी होती है। इसीलिए निगेटिव रिटर्न टू द स्केल एक बहुत बहुत अहम बिंदु होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडस्ट्री को बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। लॉस ऑफ रिटर्न टू द स्केल को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। रिटर्न टू द स्केल यानी कि आगे चल करके हम इकोनॉमिक्स टू द स्केल एंड डिस इकोनॉमिक्स टू द स्केल की भी चर्चा करेंगे, जिसमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल बढ़ता हुआ होता है, कांस्टेंट, जहां कुछ लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल्स फैक्टर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं और उसमें कांस्टेंट हो जाती है चीजें, ठहराव हो जाता है, दोनों स्केल्स बराबर मात्रा में बदलते रहते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न टू द स्केल, गिरता हुआ डिमिनिशिंग, कहीं ना कहीं उनका ह्रास हो रहा है और उनसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो रिस्पॉन्स एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए। आगे चल के आइसोक्वाइंट्स कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। आइसोक्वाइंट्स एंड आइसोकॉस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अथवा उत्पत्ति ह्रास का नियम की उपयुक्त विवेचना हम इन निष्कर्ष पर पहुंचे थे। यह नियम सिर्फ कृषि उत्पादन या अन्य उत्पादन पे लागू होता है। यह नियम एक निश्चित सीमा के बाद क्रियाशील होता है। उत्पादन के साधन दोनों और स्थिर व परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक फैक्टर जैसा कि हमने पढ़ा है वैसे दो फैक्टर्स की भी मात्रा को बढ़ा के हम अन्य पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए दो परिवर्तनशील कारकों के साथ में उत्पादन फलन यानी कि आइसोक्वेंट एंड आइसोकॉस कर्व के बारे में पढ़ते हुए दो अगर परिवर्तनशील उत्पादों को लिया जाए तो क्या क्या और अवधारणाएं आती हैं और क्या क्या उसके नियम निकल के आते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। दो परिवर्तनशील कारकों वाले उत्पादन फंक्शन के विश्लेषण के लिए हम आइसोक्वेंट या आइसोकॉस्ट उत्पादन वक्र नामक अवधारणा का उपयोग करते हैं, जो मांग के सिद्धांत के उदासीनता वक्रों के समान है। इसलिए दो परिवर्तनशील कारकों और पैमाने पर रिटर्न के साथ में उत्पादन फंक्शन की व्याख्या करने से पहले हम आइसोक्वेंट यानी समान उत्पादन वक्र की अवधारणा और उनके गुणों की व्याख्या करेंगे। आइसोक्वेंट क्या है? आइसोक्वेंट जिन्हें हम समान उत्पादन वक्र कहा जाता है, उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत की उदासीनता वक्रों के समान है। एक आइसोक्वेंट उन सभी कारक संयोजनों के प्रतिनिधित्व करता है जो कि समान स्तर का उत्पादन करने में सक्षम है। इस प्रकार आइसोक्वेंट समोच्च रेखा है जो कि समान आउटपुट के साथ में संसाधनों या आउटपुट के स्थानों का पता लगाती है, चूंकि आइसोक्वेंट इनपुट के उन संयोजनों को दर्शाता है जो कि आउटपुट की समान मात्रा का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। इसलिए उत्पादक उनके बीच उदासीन होगा। इसलिए आइसोक्वेंट के अक्सर समान उत्पादन उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लॉन्ग रन में कहीं भी फैक्टर्स ऑफ कॉम्बिनेशन दो लिए गए हैं, लेबर और कैपिटल। इस तालिका में उत्पादन स्तर का उत्पादन करने के लिए कारक संयोजक इस प्रकार है। फैक्टर्स ऑफ कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं ABCDE। लेबर अगर 1 है, कैपिटल 12 है, 2 है तो कैपिटल 8 है, लेबर 3 है तो कैपिटल 5 है, लेबर 4 है तो कैपिटल 3 है, लेबर 5 है तो कैपिटल 2 है। या इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं ताकि दोनों को बराबर रूप से एक दूसरे के बदले रिप्लेस किया जा सके। आइसोक्वेंट की अवधारणा तालिका से 17.1 से आसानी से समझा जा सकता है कि यह माना जा सकता है कि किसी भी उत्पाद के उत्पादन के लिए दो कारक श्रम और पूंजी दोनों का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि दीर्घकालीन अवधि में अगर दोनों का उपयोग किया जा रहा है। कारक संयोजक ABCDE में प्रत्येक समान स्तर का उत्पादन करता है,
मान लीजिए 100 इकाइयां शुरुआत के लिए कारक संयोजक ए में श्रम की 1 इकाई और पूंजी 12 में श्रम की इकाइयां शामिल हैं, जो कि 100 इकाई से उत्पादन करती हैं। इस तरह संयोजक बी में 2 इकाई की पूंजी और 8 इकाई शामिल है। संयोजक सी में श्रम की 3 इकाई और 5 इकाई शामिल है। संयोजक डी में श्रम की 4 इकाई और 3 इकाई शामिल है। संयोजन ई में श्रम में 5 इकाई और पूंजी में 2 इकाई शामिल है। वे समान मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम है। यानी 100 इकाइयां चित्र 17.1 में हमने इन सभी संयोजक को प्लॉट किया है और इसे जोड़कर हम एक आइसोक्वेंट कर्व प्राप्त कर लेते हैं, जो ये दर्शाता है कि इस पर दर्शाया गया प्रत्येक संयोजक 100 इकाई के उत्पादन कर सकता है। तो आइसोक्वेंट कर्व हमको ये बताता है कि हम किसी एक चीज को घटा के बढ़ा के उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं लॉन्ग रन, यानी दीर्घकालीन अवधि में। चाहे हम 1 ए सेट पे जाए, इस बिंदु को 12 और ए की बिंदु को ए कहा गया, 8 और 2 के बिंदु को बी कहा गया, 5 और 3 के बिंदु को सी कहा गया, वहीं 3 और 4 के बिंदु को डी कहा गया और 2 और 5 के बिंदु को ई कहा गया। और जो इससे कर्व एक प्राप्त होता है, वक्र जो निकल के आता है, उसको हम आइसोक्वेंट वक्र कहते हैं। हालांकि आइसोक्वेंट उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के उदासीनता वक्र के समान है, लेकिन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। उदासीनता वक्र दोनों वस्तुओं में उन सभी संयुग्मों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि या उपयोगिता प्रदान करते हैं, लेकिन उपयोगिता के स्तर को सटीक मात्रात्मक शब्दों में निर्दिष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, आइसोक्वेंट मैप हमने इसको कहा है, और एक 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितनी भी मात्रा संयोग या संयोग बन सकते हैं, उनके द्वारा बने गए वक्र 100 उत्पाद क्षमता को दिखाते हैं। वह एक वक्र हो गया। अगर इसी तरीके से उत्पाद 120 क्वांटिटी का है तो उत्पाद वक्र अलग हो गया। 140 का नया उत्पाद वक्र बना, जिसको हम Q3 कह रहे हैं, और 160 का एक नया उत्पाद वक्र बना, जिसको हम Q4 कहते हैं। इस 4 संयोजक के वक्र को, उत्पाद वक्र को, आइसोक्वेंट कर्व्स को हम आइसोक्वेंट मैप कहते हैं। यानी कि संभावनाएं अगर किसी उत्पादन की है 100, फिर 120, 150, 40, 150, जिस भी तरीके से कंपनी अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहती है, उसमें होने वाले सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस के जरिए हम आइसोक्वेंट मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान दें। यहाँ पर डेल्टा के, यानी कि इसमें और इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ, इनमें होने वाले दोनों बदलाव को, लेबर और कैपिटल में जो बदलाव हो रहे हैं, या पहले जितना लेबर था उसके बाद जितना कैपिटल हुआ, और कितना लेबर है फिर उसमें कितना लेबर में बदलाव हुआ है, दोनों के जो रेट ऑफ चेंज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकल के आ जाता है। यानी कि किसके बदले कितनी मात्रा में कितने रेट में बदलाव हुआ, यह भी जानना जरूरी है एक अनुपात को प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए। अब हम इस अगर तालिका को देखें तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अगर निकालना चाहिए, यानी कि तकनीकी प्रतिस्थापन जो है वह ढलान होती है डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल के। तो पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी, यानी कि श्रम और पूंजी अगर दोनों लिया जा रहा है लॉन्ग रन में, तो श्रम और पूंजी के बदले कितना श्रम और श्रम के बदले कितनी पूंजी प्रतिस्थापित की गई है, चेंज की गई है, उस ढलान को हम कहीं ना कहीं तकनीकी प्रतिस्थापन यानी कि MRTS ऑफ L and K कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, फैक्टर्स ऑफ कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं ABCDE, वह यूनिट्स ऑफ लेबर आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यूनिट्स ऑफ कैपिटल आप यहाँ देख रहे हैं 12 8 5 3 2, और उसी के द्वारा इन दोनों के, जैसा कि लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर है, और 4 और 5 के बीच में भी 1 का अंतर है। वही यूनिट्स ऑफ कैपिटल के बीच में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 12 और 8 के बीच में 4 का अंतर है, 8 और 4 के बीच में 3 का अंतर है, 8 और 5 के बीच में 3 का अंतर है, 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, और 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर है।
तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी 4 3 2 1 के रूप में निकल के आता है और इसीलिए ढलान रूप में है, कहीं ना कहीं चीजें बढ़ ऊपर से नीचे घटते हुए दर में जा रही है। तो घटती हुई दर का है, ढलान है, तो 4 3 2 1 के रूप में सामने आता है। किसी बिंदु पर आइसोक्वेंट ढलान और इसके लिए कारकों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन के दर यानी सीमांत दर MRTS के उस बिंदु पर आइसोक्वेंट पर खींची गई स्पर्श रेखा ढलान से भी जाना जा सकता है। यानी कि हमने जैसे कि यहाँ पर देखा, ये इस ढलान पर यह बिंदु है, तो K और L इस बिंदु पर यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं इस पे MRTS गिवन स्लोप वी कैन ऑब्जर्व एंड वी कैन आइडेंटिफाई। तो आइसोक्वेंट एट अ गिवन पॉइंट, स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इस डायग्राम के जरिए भी आपको दिख सकता है। यहाँ पे स्पर्श रेखा TT ढलान OT के बराबर है, जैसा कि आप देख रहे हैं TT और OT का आपस में बराबर है। वही स्पर्श रेखा JJ Q बिंदु है और K बिंदु पर प्रतिस्थापन सीमांत दर OT और OT डैश के बराबर है। J डैश समुत्पाद Q पर बिंदु L पर खींची गई है स्पर्श रेखा, इसलिए बिंदु L पर पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर OJ डैश के बराबर है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये वाला जो अमाउंट है और ये वाला जो अमाउंट है वो आपस में इक्वल है, बराबर है। तकनीकी प्रतिस्थापन के सीमांत दर के बारे में अगर ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात है तो वो यह कि दो कारकों के सीमांत भौतिक उत्पादों के अनुपात के बराबर है। चूंकि परिभाषा के अनुसार एक आइसोक्वेंट पर उत्पादन स्थिर रहता है, इसलिए पूंजी में थोड़ी कमी से भौतिक उत्पादन में होने वाली हानि श्रम और थोड़ी वृद्धि से भौतिक उत्पादन में होने वाले लाभ के बराबर हो जाती है। उत्पादन में हानि पूंजी के सीमांत उत्पादक MP को पूंजी की कमी की मात्रा से गुणा करने के बराबर है। उत्पादन में लाभ श्रम के सीमांत भौतिक उत्पाद MP को श्रम में वृद्धि से गुणा करने के बराबर है। तो इस प्रकार हम इसको तदनुसार आइसोक्वेंट को इस तरीके से समझ सकते हैं, डेल्टा K मल्टीप्लाइड बाय सीमांत उत्पादन MP ऑफ K प्लस डेल्टा L मल्टीप्लाइड बाय MPL इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा K मल्टीप्लाइड बाय MPK इज इक्वल्स टू डेल्टा K मल्टीप्लाइड बाय MPL। फिर डेल्टा K अपॉन डेल्टा L MPL MPK, लेकिन डेल्टा K अपॉन डेल्टा L परिभाषा के अनुसार पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, इसलिए MRTS LK इज इक्वल्स टू MRTS MPL अपॉन MPK। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूंजी के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन दर सीमांत दर के दो कारकों के सीमांत भौतिक उत्पाद का अनुपात होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशियोज। तो तकनीकी प्रतिस्थापन दर घटती सीमांत दर क्यों होती है आखिर, यह प्रश्न बहुत अहम है और कंपनियों में दीर्घकालीन अवधि में जहां दोनों ही मात्राओं में आपस में सामंजस्य किसी भी उत्पाद के लिए हम बैठा रहे हैं, वहां पे यह प्रतिस्थापन दर को समझना बहुत आवश्यक है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कम हो जाती है क्योंकि यह पूंजी के लिए अधिक से अधिक श्रम प्रतिस्थापन किया जाता है। दूसरे सीमांत शब्दों में अगर हम देखा जाए तो जैसे जैसे उपयोग किया जाने वाले श्रम की मात्रा बढ़ती है और नियोजित पूंजी की मात्रा घटती है, उत्पादन को स्थिर रखने के लिए श्रम की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाली पूंजी की मात्रा कम हो जाती है। इसे तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का यह सिद्धांत दो कारकों के सीमांत भौतिक उत्पाद के बीच में संबंध के लिए घटते प्रतिफल के नियम का एक विस्तार मात्र है। आइसोक्वेंट के साथ साथ जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ती है और पूंजी की मात्रा घटती है, श्रम की सीमांत भौतिक उत्पाद घटता जाता है और पूंजी की सीमांत भौतिक उत्पाद बढ़ता रहता है। इसलिए उत्पादन के समान स्तर को बनाए रखने के लिए
श्रम के एक अतिरिक्त इकाई द्वारा कम से कम पूंजी के प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता होती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिससे किसी दर से तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है, वह इस बात का माप है कि जितनी कम दर घटती है दोनों कारकों के बीच प्रतिस्थापन की डिग्री उतनी अधिक होती है। यदि किसी भी दो कारकों के बीच में प्रतिस्थापन की सीमांत दर कम नहीं होती और स्थिर रहती है तो दोनों कारक एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन है। आइसोक्वेंट सामान्यतः ऐसे गुण होते हैं जो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत की उदासीनता वक्रों के लिए सामान्यतः ग्रहण किए गए गुणों के समान होता है। इसके लिए आइसोक्वेंट के गुणों को उदासीनता वक्र के मामले में उसी तरह साबित किया जा सकता है। आइसोक्वेंट के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। जैसे आइसोक्वेंट वक्र की तरह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ जाता है। जैसे कि इसके पहले हमने इंडिफरेंस कर्व की महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ा। आइसोक्वेंट में भी वक्र के में बाएं से दाएं की तरफ नीचे झुकता हुआ, यानी कि ढलान ऋणात्मक होता है, घटते हुए दर पे होता है। और MRTS में आपने देखा ही कि 4 3 2 एक ही श्रेणी में वो डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल भी निकाला गया, वो भी एक कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी का कारक जैसे श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है तो अन्य पूंजी यानी पूंजी की मात्रा को कम किया जाना चाहिए ताकि किसी दर दिए गए आइसोक्वेंट में उत्पादन स्थिर रहे। आइसोक्वेंट की ये नीचे की ओर ढलान वाला गुण एक वैध धारणा से निकलता है कि कारकों के सीमांत भौतिक उत्पाद सकारात्मक होते हैं, यानी कि कारक में अतिरिक्त इकाई में उपयोग से उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि होती है जबकि नकारात्मक वृद्धि नहीं होती है। इसे देखते हुए एक कारक को बढ़ाकर सकारात्मक सीमांत उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है तो दूसरे उत्पाद को स्थिर रखने के लिए दूसरे कारकों को कम किया जाना चाहिए, अन्यथा उत्पादन बढ़ जाएगा और हम उच्चतर आइसोक्वेंट पे चले जाएंगे। यह धारणा किसी कारक के सीमांत भौतिक सकारात्मक है काफी उचित है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की चर्चा में हमने देखा कि चरण 3 में जब परिवर्तनशील कारक जैसे श्रम की इकाई में अत्याधिक हो जाती है तो एक निश्चित पूंजीगत उपकरण या किसी भी दिए गए भूमि के टुकड़े में यदि भूमि की निश्चित कारक है अगर हमारे इस दीर्घकालीन अवस्था में, तो अधिक भीड़ पैदा कर देगी कि वह एक दूसरे को बाधित करने लगेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम की नकारात्मक सीमांत उत्पाद होने लगेगा, अर्थात श्रम के अतिरिक्त इकाई का कुल उपयोग उत्पादन में कम करता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई भी तर्कसंगत उत्पादक जो कि लागत के कम करने या लाभ को अधिकतम करने के लक्ष्य रखते हैं, वह कारक की इकाई को उस बिंदु तक नियोजित नहीं करेगा जहां तक उसकी सीमांत उत्पादन नकारात्मक हो जाती है, क्योंकि उनके लिए सकारात्मक कीमतों का भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार इकाइयों के लिए भुगतान की जाने वाली सकारात्मक कीमतों को देखते हुए हम कारक के उन इकाइयों का उपयोग को खारिज करते हैं जिसमें नकारात्मक एक शून्य सीमांत उत्पादक होता है। इस प्रकार श्रम x अक्ष पर और पूंजी x अक्ष पर मापा जाता है। x और y एक्सिस की बात अगर हम करें तो आइसोक्वेंट एक क्षैतिज सीधी रेखा है, तो यह संकेत देता है कि श्रम के सीमांत उत्पाद यानी कि MPL शून्य है। इस तरह से ऊर्ध्वाधर आइसोक्वेंट यह संकेत करता है कि पूंजी की सीमांत उत्पादन MP के शून्य है। इसके अलावा ऊपर की ओर झुकते हुए आइसोक्वेंट का अर्थ यह है कि यह तो दो कारक सीमांत उत्पादक शून्य है या दोनों कारकों में से एक सीमांत उत्पादक कारक नकारात्मक है और दूसरा उत्पादक सकारात्मक है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ऊपर की ओर झुके हुए आइसोक्वेंट का अर्थ है कि दोनों कारकों का कम उपयोग के समान उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि कम से कम एक कारक सीमांत उत्पाद नकारात्मक है। इस स्थिति में जब हम उपयोग किए गए दोनों कारकों में प्रत्येक कमी उत्पादन को प्रभावित नहीं करती तो उत्पादन संतुलन की स्थिति में नहीं पहुंचेगा।
उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है, इस सारे डिस्कशन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सीमांत उत्पादन के आर्थिक रूप से प्रासंगिक चरण में जब कारकों के सीमांत उत्पादक सकारात्मक होते हैं तो हमारे पास नीचे की ओर ढलान हुए आइसोक्वेंट्स होते हैं। अब दूसरी विशेषता पे या दूसरी पे चर्चा करते हैं, पहलू पे। कोई भी दो सम उत्पाद एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं होते या एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यदि दो सम उत्पाद हैं, जैसे कि 20 की इकाई का उत्पादन होना है और दूसरे में 30 की इकाई का उत्पादन होना है, उसके अनुरूप है, एक दूसरे को वह प्रतिच्छेदित नहीं करते और प्रतिच्छेदित बिंदु के अनुरूप एक अभिनिष्ट कारक संयोजन होगा। इसका मतलब यह है कि एक ही कारक संयोजक की जो एक आइसोक्वेंट के अनुसार 20 इकाई का उत्पादन कर सकता है, दूसरे आइसोक्वेंट के अनुसार 30 इकाई का भी उत्पादन कर सकता है। लेकिन यह बिल्कुल बेतुका है। एक ही कारक संयोजक की उत्पादन के दो अलग अलग स्तरों का उत्पादन कैसे कर सकता है, जबकि उत्पादन की तकनीकी अपरिवर्तित है। समाविष्टि उदासीनता वक्रों की तरह मूल्य की प्राप्ति उत्थल है। आइसोक्वेंट वक्रों की उत्थलता का अर्थ है जैसे जैसे हम वक्र को नीचे की ओर बढ़ाते हैं, पूंजी की छोटी इकाई के को श्रम की एक निश्चित वृद्धि द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि बदलते चले जाते हैं। बदलने की आवश्यकता भी होती है ताकि उत्पादन के स्तर को अपरिवर्तित रखा जाए, उसमें कोई बदलाव नहीं हो, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह का नुकसान ना हो। इस प्रकार समान उत्पादन वक्रों की उत्थलता एक कारक के दूसरे के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का कारण होता है। यदि आइसोक्वेंट की मूल प्रति अवतल थे तो इसका मतलब यह होगा कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर में वृद्धि हुई, क्योंकि पूंजी के लिए श्रम से अधिक इकाइयों को प्रतिस्थापित किया गया। यह वैध हो सकता है यदि बढ़ते हुए रिटर्न का नियम लागू किया जाए, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ नियम लॉज। चूंकि यह घटते हुए प्रतिफल का नियम है तो वास्तविक दुनिया के लिए यह अधिक सत्य है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटते दर के सिद्धांत आमतौर पे सही होते हैं। यह आइसोक्वेंट का मूल और उत्थल बनाता है। यह ऊपर देखा है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घट जाती है चूंकि किसी कारक के उपयोग की गई मात्रा में वृद्धि होने पर उसके सीमांत प्रतिफल की कमी आ जाती है। इसलिए आइसोक्वेंट की उत्थलता एक परिवर्तनशील कारक के घटते प्रतिफल को दर्शाती है। जैसा कि हमने देखा कि एक कारक के घटते प्रतिफल तथा तथ्य के कारण होते हैं और किसी भी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न कारक एक दूसरे के अपूर्ण प्रतिस्थापन होते हैं। सामान्यतः आइसोक्वेंट की उत्थलता का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हम आइसोक्वेंट के साथ आगे बढ़ते हैं तथा एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक का प्रयोग करते में बढ़ते हैं, एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक का प्रयोग करना उत्तरोत्तर अधिक कठिन हो जाता है, अधिक कठिन होता चला जाता है। आइसोक्वेंट्स ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स को जैसा कि हमने पढ़ा, उसको अंग्रेजी में इस डायग्राम्स के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए Q1, Q2 और Q3 का निर्माण किया गया है। फैक्टर x एक्सिस में है, फैक्टर y एक्सिस में है, और यह स्ट्रेट लाइन हमको इस चीज को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं होने वाले बदलाव लगभग बराबर ही है, जो तीनों, जिसकी वजह से तीन आइसोक्वेंट वक्र या स्ट्रेट लाइन निकल के आए हैं सामने। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी एक के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना, घटना यह तय होता है। तो जो सप्लीमेंट्री फैक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स अलग होते हैं। सब्स्टिट्यूटेड फैक्टर्स के बारे में हमने, ये सब्स्टिट्यूट है कि इसके बदले इसको लिया जा सकता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स किसी एक फैक्टर में होने वाले बदलाव दूसरे फैक्टर्स में भी बदलाव पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। और इसमें होने वाला फैक्टर्स, जैसा कि पहला अगर फैक्टर ले Q1 को लें तो ये B एक्सिस है और A जो है वो हमारा, H जो बिंदु है वो हमारा पहला पॉइंट ऑफ एक्सिस है, जिसमें दोनों ही कारक एक की वजह से दूसरे में भी बढ़ा हुआ है। वही तीसरा पॉइंट बिंदु देखें, मान लीजिए हम कुछ भी T रख दें इसका नाम,
आर रेखा पर, अगर कोई रेखा आर पे खींची गई है, एक्सिस जो हमारा एक्स फैक्टर है वो आर है हमारा, और वाई फैक्टर अपने आप उसकी वजह से बदल जाता है और एस बिंदु को क्रिएट कर लेता है, और इसकी वजह से हम टी नामक एक बिंदु हमें मिलता है। इसी तरह से Q3, Q1, Q2, Q3 का निर्माण होता है, जिससे आगे होने वाले परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, और कोई भी कंपनी इस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स पे बहुत गहन रूप से काम करती है। इस प्रकार चित्र 17.5 में यदि कारक X की मात्रा OR तक बढ़ाई जाती है, जो कि OA के दुगना है, तो Y की मात्रा OS तक बढ़नी होगी, जो OB से दुगना है, ताकि हमारे पास समान कारक उत्पादक हो। कारकों की वृद्धि के समान उत्पाद में आउटपुट बढ़ता है और हमारे पास एक नया आइसोक्वाइन Q2 होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूर्ण पूरक के मामले में कारकों की कोई प्रतिस्थापन संभव नहीं है। रैखिक समरूप उत्पादन फलन के बारे में अगर हम समझें, तो यह उत्पादन फलन कई रूपों में लिया जा सकता है, लेकिन उत्पादन फलन की एक विशेष रूप है। कर्व के बजाय रैखिक उत्पादन फलन से हम थोड़ा एक सही अमाउंट को जज करने में सक्षम होते हैं। अर्थशास्त्रियों के बीच की बात अगर समझें, तो व्यापक रूप से यह लोकप्रिय रहा, क्योंकि ये रैखिक समरूप है उत्पादन फलन, यानी कि उत्पादन फलन की प्रथम डिग्री का समरूप है। प्रथम डिग्री के समरूप में उत्पादन फलन का तात्पर्य यह है कि उत्पादन फलन सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाता जाता है, तो उत्पादन फलन उसी उत्पादन फलन को बढ़ाता है। इसलिए रैखिक समरूप उत्पादन फलन पैमाने पर स्थिर प्रतिफल के मामले को दिखाता है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको थोड़ा समझते हैं। कारक X और Y है। प्रथम डिग्री समरूप उत्पादन फलन गणितीय रूप से इस प्रकार व्यक्त किया गया है, MUX and MUFMY, जहां कुल उत्पादन फलन को दर्शाता है। M तथा M कोई वास्तविक संख्या है। उपरोक्त फंक्शन ऑफ का अर्थ है यदि कारक X और Y को M गुना बढ़ा देता है, तो यह कुल उत्पादन Q में M गुना बढ़ जाता है। यह वजह यह है कि प्रथम डिग्री ऑफ संजातीय फंक्शन के मामले में स्थिर रिटर्न देता है। अत्यधिक सामान्यतः एक समरूप उत्पादन फलन QM के इज इक्वल्स टू MX एंड MY के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां M वास्तविक संख्या है और K स्थिर है। फंक्शन ऑफ इसीलिए K को डिग्री के समरूप है, इसलिए फंक्शन ऑफ की जगह K लिख सकते हैं वहां पे। यदि K एक बराबर है, K 1 के बराबर है, तो उपरोक्त समरूप फंक्शन ऑफ पहली डिग्री का समरूप हो जाता है, यानी कि K को 2 बराबर K के बराबर, यदि K 2 के बराबर है तो फंक्शन ऑफ दूसरी डिग्री के समरूप में आ जाता है। यानी K 3 के बराबर है या उससे K 1 से ज्यादा अधिक है, तो उत्पादन फलन फंक्शन ऑफ पैमाने पर बढ़ते रिटर्न देगा। यदि दूसरी ओर K1 से कम है, तो यह पैमाना घटते हुए रिटर्न से देगा। रैखिक समरूप उत्पादन फलन का प्रयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा अनुभवजन्य अध्ययनों से बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थशास्त्रियों के पास सीमित विश्लेषणात्मक उपकरण होने के कारण इस अनुभवजन्य अध्ययनों का आसानी से संभाला और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अत्यधिक उपयोगी आर्थिक विशेषताओं और डिग्री में होने के कारण उत्पादन के लिए पैमाने पर स्थिर प्रतिफल प्रथम डिग्री के समरूप उत्पादन फलन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इसे कंप्यूटर द्वारा गणनाओं से आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए उसका उपयोग रैखिक प्रोग्रामिंग और इनपुट आउटपुट विश्लेषण यानी एनालिसिस के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी सरलता और विश्लेषता वास्तविकता के करीबी होने के कारण इसका उपयोग उत्पादन वितरण और आर्थिक विकास से संबंधित मॉडल विश्लेषण में व्यापक रूप से किया जाता है। प्रथम डिग्री के रूप में समरूप में अगर हम देखें, तो उत्पादन फलन का विस्तार पद हमेशा मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रथम डिग्री के रूप में उत्पादन फलन मामले में स्थिर सापेक्ष कारक कीमतों के स्थान पर उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कारकों के बीच अनुपात हमेशा समान ही रहेगा, यदि उत्पादन की मात्रा कितनी भी हो।
प्रथम कोटि के समरूप उत्पादन फलन की सरल प्रकृति के कारण उद्यमी के कार्य काफी सरल हो जाता है, क्योंकि उसको यह समझ में आ जाता है कि किसके बदले कितना हम अनुपात में बदलाव लगातार कर रहे हैं। उसके लिए सुविधाजनक है, या कहीं ना कहीं यह केवल इष्टतम कारक है। अनुपात ज्ञात करना होता है, और जब तक सापेक्ष कारक कीमतें स्थिर नहीं होती तब तक उससे उत्पादन के अपने स्तर को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कारक अनुपातों के संबंध में कोई नया निर्णय नहीं लेते। इसके अलावा प्रथम डिग्री और समरूप उत्पादन फलन के आउटपुट के बारे में अगर बात करें तो विभिन्न स्तरों में इसका समान इष्टतम कारक अनुपातों स्थिर सापेक्ष कारक कीमतों के साथ है का उपयोग भी इस इनपुट आउटपुट विश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी है। प्रथम डिग्री का समरूप उत्पादन फलन जो कि जैसा कि ऊपर कहा गया पैमाने में निरंतर प्रतिफल को दर्शाता रहता है, होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता रहता है। वास्तविक में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कृषि के साथ में कई विनिर्माण उद्योगों में भी पाया गया है। अभी तक हम यह मान के चलते थे कि केवल कृषि में ही ऐसा है, जबकि अन्य अर्थशास्त्रियों ने कई सारे उदाहरण, कई सारे प्रोडक्ट के कई सारे इंडस्ट्रीज के रूप में दिया। भारत में विभिन्न राज्यों के लिए कृषि प्रबंधन अध्ययन किए गए और इनपुट में आउटपुट डेटा एकत्रित किया गया, और इसके अध्ययनों के अनुसार एक विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया, जिसको कि डॉक्टर एम खुसरो ने इस निष्कर्ष पे पहुंचाए कि भारतीय कृषि पैमाने पर निरंतर 4 रिटर्न प्रचलित हैं। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में किए गए अनुभवजन्य अध्ययन से यह पता चला कि किसी विनिर्माण उद्योगों की विशेषता निरंतर दीर्घकालीन औसत लागत लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वक्र लंबे चरण से है, जो कि फिर से पैमाने पर निरंतर रिटर्न और पहली डिग्री के समरूप उत्पादन फंक्शन को दर्शाता है। कॉप डगलस के उत्पादन फंक्शन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि उत्पादन फलन की एक मूल धारणा है, और कॉप डगलस एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने वास्तविक उत्पादन कार्यों के अध्ययन किया और भौतिक इनपुट से भौतिक आउटपुट में परिवर्तन के बीच का संबंध दिखाया कि आखिर भौतिक रूप से कितना आउटपुट और इनपुट कैसे एक दूसरे के इनपुट कैसे एक दूसरे के बराबर होगा, और किस तरह से सांख्यिकीय तरीके से इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। और सांख्यिकीय तरीके से पाया गया कि सभी परिचित अनुभवजन्य उत्पादन फंक्शन कॉप डगलस उत्पादन फंक्शन है। मूल रूप से कॉप डगलस उत्पादन फंक्शन को किसी एक फर्म के उत्पादन प्रक्रिया में नहीं लगाया गया, बल्कि पूरे विनिर्माण उद्योग पर लागू किया गया। इस फंक्शन में आउटपुट इस प्रकार विनिर्माण उत्पादन था। 2 कारक हैं, जैसे कि कॉप डगलस उत्पादन फंक्शन निम्नलिखित गणितीय रूप से, जैसा कि हम यहाँ समझ रहे हैं, Q = A/L/A/K/B, जहाँ Q निर्माण उत्पादन फलन L नियोजित मात्रा है, K नियोजित पूंजी की मात्रा है तथा A और B फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स है। मोटे तौर पे कहा जाए तो कॉप डगलस उत्पादन फंक्शन ने पाया कि विनिर्माण उत्पादन फलन लगभग 75 वृद्धि श्रम इनपुट के कारण हुई और 25 पूंजी इनपुट के कारण हुई। कॉप डगलस उत्पादन के प्रतिगमन विश्लेषण द्वारा यह लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार निम्नलिखित लॉन्ग फॉर्म में परिवर्तन करके लगाया जाता है, लॉन्ग क्यू में लॉग ए और लॉग एल, ए लॉग एल प्लस बी लॉग के, लॉग के रूप में कॉप डगलस उत्पादन फलन को रैखिकीय फलन इस प्रकार है। यह इसका रैखिकीय फलन है, जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार कॉप डगलस जो है y इज फंक्शन ऑफ एल एंड के, और इसमें होने वाले यह बदलाव एम डी एंड मार्जिनल के और एल, Q is output, L is labor, K is capital. Alpha is output elasticity. With respect to labor, यानी कि श्रम के अनुपात में अल्फा की वृद्धि हुई, कैपिटल के अनुपात में बीटा में होने वाले बदलाव, और A is a efficiency parameter.
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल है, कहीं ना में दोनों होने वाले बदलाव बराबरी रिटर्न में है। अल्फा और बीटा ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल है। दोनों में होने वाले इलास्टिसिटी, चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा इज गिविंग गुड रिटर्न्स, उसे हमें फायदा हो रहा है कंपनी की प्रोडक्ट में होने वाले पैरामीटर्स के चेंजेस से। अगर अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 है तो कहीं ना कहीं, या 1 इज ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल है। ये कॉब डगलस ने दिया, और ए जो है उनकी इफिशिएंसी पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए ए को रखा गया। चूंकि ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए स्थिरांक है, श्रम के सीमांत उत्पाद पूंजी श्रम अनुपात K/L पर निर्भर करेगा, अर्थात प्रति श्रमिक पूंजी पर यह नियोजित कारकों के निरपेक्ष मात्रा में स्वतंत्र होगा। रैखिक समरूप कॉब डगलस उत्पादन फलन परिवर्तनशील कारक के घटते हुए प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। यह साबित करने के लिए कि रैखिक कॉब डगलस उत्पादन फलन परिवर्तनशील कारक के घटते हुए सीमांत उत्पादन को प्रदर्शित करता है, हमें यह दिखाना होगा कि परिवर्तनशील कारक, मान लीजिए श्रम, जिसको कि हम मान के चल रहे हैं शॉर्ट रन में, के संबंध में फलन का दूसरा व्युत्पन्न है ऋणात्मक है। रैखिक कॉब डगलस उत्पादन फलन को इस प्रकार लिखा जा सकता है। यह इस प्रकार दर्शाया गया है। थोड़ा सा हम कॉब डगलस उत्पादन फलन के घातकों और योग के बारे में भी समझ लेते हैं। अच्छा, अर्थात a प्लस बी पैमाने प्रतिफल की को मापता है। यदि a प्लस बी 1 है तो पैमाना प्रतिफल स्थिर है, जैसा ग्रेटर देन बढ़ते हुए फलन को दिखाता है। एक रैखिक समरूप, जो कि दूसरा बिंदु है कॉब डगलस उत्पादन फलन का, Q = ALA KL-A, एक कारक और औसत सीमांत उत्पादन के उपयोग किया गया है, कारकों के अनुपात पर निर्भर करता है और उपयोग किए गए कारकों के निरपेक्ष मात्रा से स्वतंत्र होते हैं। रैखिक समरूप कॉब डगलस उत्पादन फलन में Q = ALA KL-A, जहां A+1 -A = L है। श्रम का औसत उत्पादन फलन को श्रम की मात्रा L से विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है, चूंकि श्रम की औसत उत्पाद ALA KL-A है /L है, AK L-A L-A A K/L L-A, इस तरह से निकल के सामने आ जाता है इक्वेशन। चूंकि A और स्थिर है, दोनों में होने वाले बदलाव कुछ भी नहीं है, एक जगह स्थिर रखे गए हैं। श्रम और औसत उत्पाद प्रयुक्त कारकों को K/L के अनुपात पर निर्भर करेगा तथा उनकी निरपेक्ष मात्राओं पर निर्भर नहीं करेगा। किसी भी कारक के औसत उत्पाद की तरह रैखिक समरूप कॉब डगलस उत्पादन फलन के कारकों के सीमांत उत्पादन फलन उत्पाद को भी उपयोग किए गए कारकों के अनुपात पर निर्भर करता है और उपयोग किए गए कारकों के निरपेक्ष मात्राओं से स्वतंत्र होते हैं। ध्यान दें कि किसी कारक में, जैसे कि श्रम में, सीमांत उत्पादक श्रम के संबंध में उत्पादन फंक्शन का यह पहला प्रमेय है। ये इस तरह से कॉब डगलस मॉडल को डिफाइन किया गया और इससे कहीं ना कहीं दीर्घकालीन अवस्था में दोनों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में होने वाले चेंजेस के जरिए दो परिवर्तनशील कारकों से हमें उत्पादन फलन की उचित मात्रा में होने वाले बदलाव की जानकारी मिलती रहती है और उसके अनुसार कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल निकल के सामने आता है। अब हम बहुत जल्दी में आइसोक्वेंट कर्व को भी देख लेते हैं। उदासीनता वक्र हम जिसको कहते हैं, आइसोक्वेंट शब्द अलग अलग घटकों को तोड़कर अर्थात आसानी से समझा जा सकता है। आइसोक्वेंट, जैसा कि हमने पढ़ा कि आइसोक्वेंट इनपुट में सभी विभिन्न संयोजों को ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो कि उत्पादक के नजर के समान है, क्योंकि वह समान स्तर पे में उत्पाद करता है। आइसोक्वेंट समान उत्पाद या आइसो उत्पाद वक्र भी कहा जाता है। फिर चूंकि हम संयोजन समान उत्पाद स्तर के उत्पादन देता है, इसलिए उत्पादक के बीच उदासीन होता है, इसलिए आइसोक्वेंट को उत्पादक
उदासीनता वक्र भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्पादन उदासीनता वक्र है 100 यूनिट्स के लिए, 200 यूनिट्स के लिए और 300 यूनिट्स के लिए। ABCD अन्य उनकी वो है कॉम्बिनेशंस है ABCD, जैसा कि हम देख रहे हैं। ध्यान दें तो उदासीनता वक्र आइसोक्वेंट के बीच में एक बड़ा अंतर है। उदासीनता वक्र में उपभोक्ता के स्तर को मापना संभव नहीं होता, हालांकि हम आइसोक्वेंट के उपयोग करके आसानी से उत्पादक के उत्पादन स्तर को माप सकते हैं कि एक स्तर में 100 यूनिट अगर प्रोड्यूस हो रहा था उसका क्या लेवल है, 200 यूनिट है तो क्या है, 300 यूनिट है तो क्या है। इस प्रकार से इसी वजह से वह बाई से आइसोक्वेंट जो है बाई की ओर आइसोक्वेंट उत्पादन निम्नलिखित चीजों को दर्शाता है। आइसो कॉस्ट लाइनें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो कॉस्ट रेखा जो होती है वह दर्शाती है कि किस प्रकार इनपुट उन सभी संयोजों को दिखाता है जहां फर्म उत्पादन के लिए दिए गए बजट यानी दिए गए व्यय के साथ में प्राप्त कर सकता है। अगर हमारे पास 100 रुपए है तो किस प्रकार हम हर फैक्टर्स को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें तो Q1, Q2, Q3 के जरिए आइसो कॉस्ट लाइंस निकल के आती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन Q1, Q2, Q3 है और ये हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है। तो किस प्रकार हम इस रेखा में विभाजित करें कि हमें 3 इनपुट और जो है Y की इनपुट और X की इनपुट निकल के आ जाती है हमारे बजट के अनुरूप ही। अब अगर 200 रुपए है तो फैक्टर्स क्या होंगे और 300 रुपए है तो फैक्टर्स क्या होंगे। Y फैक्टर संयोजक खर्च है, इसमें X की कीमत 10 रुपए है प्रति इकाई और फैक्टर Y की कीमत 20 रुपए है, तो फर्म की पूरी राशि फैक्टर X और फैक्टर Y पर खर्च कर सकती है। इसके अलावा दोनों कारकों में विभिन्न संयोजों जो कि व्यय के बराबर होंगे। आइसोक्वेस्ट लाइन इन सभी संयोजों को दर्शाती है Q1, Q2, Q3 में 3, उसको हम आइसोक्वेस्ट कर्व कहते हैं। उत्पादन अनुकूलन रहे, आइसोक्वेस्ट और आइसोक्वेंट मिलकर जब किसी फर्म के इष्टतम उत्पादन को निर्धारित करने में मदद करते हैं तो हम 2 तरीके से उत्पादन अनुकूलन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि परफेक्ट प्रोडक्शन कर्व मिल जाता है हमें। या तो हम किसी के दिए गए व्यय या उत्पादन के अधिकतम कर सकते हैं, या तो हम किसी दिए गए स्तर के उत्पादन की लागत को कम कर सकते हैं। यदि किसी फर्म में उत्पादन की एक निश्चित स्तर की प्राप्ति करने का निर्णय लिया है तो अगला कदम इसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कारकों के संयोजन को चुनना होगा। निश्चित रूप से एक तर्क संगत फर्म जो है वो सबसे कम लागत की कोशिश करती है कि कम कॉस्ट में उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। संयोजकों का चयन करेगी, कम लागत वाले संयोजकों का चयन करेगी, या सबसे कम लागत का संयोजन आइसो लागत रेखा पे जो है और आइसोक्वेस्ट रेखा पे जो सुपर इम्पोज किया पाया जाएगा वही वह चुनेगी। इस डायग्राम के जरिए जैसा कि हम समझ सकते हैं कि यह 20, 30 और 40 के यहाँ पर कैपिटल है और यहाँ पे लेबर है, तो कहीं ना कहीं एक बिंदु यहाँ पर है जिसको आइसोक्वेस्ट Q1, Q2 और Q3 के जरिए दर्शाया गया 3 बिंदु पर, और तीनों में जो सबसे कम लागत में सबसे उच्चतम रेखा जो है वो हमें आइसोक्वेस्ट और आइसोक्वेंट डायग्राम के जरिए मिलती है। स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन के जरिए जो हमें बिंदु मिलता है वो हमारे लिए एक सबसे परफेक्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे 10, 15 और 20 है। 20, 10, 30, 15 और 40, 20 का कॉम्बिनेशन है, जिससे कि हमें आइसोक्वेंट लाइन और आइसोकॉस्ट लाइन के जरिए हम एक उच्चतम कम लागत में अधिकतम प्रोडक्शन उत्पाद कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, इससे पूछे दिए जाने वाले अलग अलग पॉइंट्स को न्यूनतम लागत संयोजक को बिंदु से परिभाषित करते हैं, जहां आइसोक्वेस्ट और आइसोक्वेंट एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, मिलते हैं। वह जो रूप होती है, वह जो बिंदु होती है, वह न्यूनतम संयोजक लागत होती है और उसी पर हर जो है कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, उसी पे काम करने की कोशिश करती है। तो कई ऐसे उदाहरण हैं और कई आगे चल करके हम इससे होने वाले जितने भी कैलकुलेशंस हैं उसके जरिए भी इसको आगे और समझेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। 1-2 परिवर्तन इनपुट के विशेषताएं हैं कि घटते हुए सीमांत प्रतिफल होते हैं। खुद उत्पाद जो है वह टीपी बढ़ता हुआ होता है, इसमें प्रत्येक इनपुट सीमांत उत्पाद होता है। आइसोक्वेंट लाइन निकल के आई। इन 2 परिवर्तनशील लागतों में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर निकल के आई, जिसको MRTS जानते हैं।
तो ये सारी ही चीजें इनकी उत्पादन फलन की विशेषताओं में आती हैं। और आज हमने दो परिवर्तनशील इनपुट यानी कि लागत उत्पाद फंक्शन के बारे में पूरी विस्तृत रूप से विश्लेषण के रूप में पढ़ा, जिसमें आइसोक्वेंट्स एंड आइसोकॉस कर के बारे में भी पढ़ा। थैंक यू, नमस्कार। आगे के विश्लेषण के लिए पुनः मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।